जिस फोन पर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने सुबह जो जीपीएस इस्तेमाल किया ना अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और इवन तुम्हारी लाइफ सेव करने वाला हॉस्पिटल्स में जो एमआरआई मशीन्स हैं, ये सब चीजें एक झूठ पर चल रही हैं। वो एक झूठ जो एक थ्योरी ने दिया था, और इस थ्योरी को बनाने वाले साइंटिस्ट खुद मरते दम तक इस थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। 100 साल पहले फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी थी। न्यूटन और मैक्सवेल के लॉज पूरी तरीके से फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे थे। फिजिसिस्ट ने सोचा कि हम लोगों ने यूनिवर्स के कोड को क्रैक कर लिया। फिर उसके बाद 3 डिस्क्रिपेंसीज आई जिन्होंने इस परफेक्ट कंप्लीट फिजिक्स को तोड़ के रख दिया। अब ये 3 डिस्क्रिपेंसीज क्या थी, चलिए जल्दी से इनके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में बाद में बात करेंगे। सबसे पहली थी अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी क्या थी? अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी थी जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा फर्क ला रही थी। रिलीजन के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी अगर ब्लैक बॉडी है तो उसमें से रेडिएशन एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमेशा इनफाइनाइट अमाउंट में निकलती रहेगी। बट इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई लोहा हम लोगों ने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो उसमें से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती रहेगी, और हो सकता है कि वो लोहा फट भी जाए। पर यार जब हम रोटी बनाते हैं तब लोहा फटता थोड़ी है, वो भी तो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। वेल, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था बाद में मैक्स प्लैंक के द्वारा, बट ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ साइंटिस्ट का नाइटमेयर बन गया था। इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं उस दूसरी डिस्क्रिपेंसी के बारे में जिसने आज की थ्योरी को जन्म दिया। तो ये दूसरी डिस्क्रिपेंसी थी एटम के मॉडल को लेकर। भाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो किया और उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अब ये चीज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद एक यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी ये आई कि भैया एटम में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो तो जल्दी से घूम के सीधा न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। वो वहां पर ऑर्बिट में मौजूद क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में नहीं कर रहा? अगर रदरफोर्ड की थ्योरी को सही माना जाता तो एटम स्टेबल होता ही नहीं, सेकंड के करोड़वें हिस्से में इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर जाता न्यूक्लियस के अंदर और एटम डिस्टेबलाइज हो जाता। पर हम भी तो एटम से बने हैं, हम तो स्टेबल हैं। इसी चीज के लिए आगे आने वाली थ्योरी को जन्म दिया गया। अब तीसरी डिस्क्रिपेंसी के बारे में बात करते हैं और आज की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तीसरी डिस्क्रिपेंसी आई एक एक्सपेरिमेंट से, एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग ये मानते थे कि भाई जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। बट एक्सपेरिमेंट में यह पता लगा कि भैया एक लो इंटेंसिटी वाली ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है सोडियम मेटल के सरफेस से, जबकि हाई इंटेंसिटी वाली रेड लाइट ऐसा नहीं कर सकती। अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? ये 3 डिस्क्रिपेंसीज आते ही साइंटिस्ट का दिमाग फिर गया और साइंटिस्ट एक नई थ्योरी की तलाश करने लगे जो थ्योरी इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर सके। अब हम लोगों ने देख लिया कि भैया फिजिक्स जो है वो टूट चुकी थी, और इस टूटी हुई फिजिक्स को जोड़ने का जिम्मा उठाया हमारे मैक्स प्लैंक ने, जो कि ये जिम्मा उठाना ही नहीं चाहते थे, जो कि ये थ्योरी देना ही नहीं चाहते थे। वो खुद इस अपनी दी हुई थ्योरी को बहुत सारा क्वेश्चन करते थे। पर उन्होंने बताया क्या? उन्होंने ये बताया कि मान लो कि एनर्जी जो है वो एक स्ट्रीम या वेव की तरह फ्लो नहीं कर रही है, बल्कि वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की तरह ट्रैवल कर रही है, और इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा बोला। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वेल, प्लैंक ने सोचा ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, बट उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करके यूनिवर्स को समझने का हमारा जो तरीका है उसको पूरी तरीके से बदल दिया, एक क्रांति ला दी उन्होंने। अब 1900 में प्लैंक ने तो थ्योरी दे दी, बट उसके 5 साल बाद इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर जर्मनी में बैठे एक क्लर्क ने अपनी थ्योरी डेवलप करना शुरू किया। अब उन्होंने ये बोला कि भैया ये जो लाइट है ना, ये भी एनर्जी पैकेट्स में ट्रैवल करती है, और इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने फोटॉन्स बोला। अब इस शख्स का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और बहुत पुरानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मिस्ट्री को उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर आ रही है। लाइट क्वांटा में ट्रैवल करती है, यानी कि फोटॉन्स में ट्रैवल करती है, और लाइट के फोटॉन्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, वो एनर्जी वाले फोटॉन्स जब किसी भी मेटल पे पड़ते हैं तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये थॉट इतना रेडिकल था कि जब प्लैंक ने आइंस्टाइन के लिए रिकमेंडेशन लिखा तब उन्होंने खुद उस लेटर में लिख दिया
कहता कि भैया इसका जो क्वांटा वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जो क्वांटा वाली बात है, जो क्वांटा वाली थ्योरी है, इसको नजरअंदाज किया जाए। लड़का बहुत सही है। अब रेडिकल थॉट्स की बात चल ही रही है तो एक सबसे रेडिकल थॉट लुइस डी ब्रॉय ने दिया। अब डी ब्रॉय ने यहाँ पर क्या कहा था, काफी सारे लोग आप में से डी ब्रॉगली कहते हैं, कुछ लोग डी ब्रॉय कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप लोगों को उनका काम समझ आना चाहिए। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा था यहाँ पर, डी ब्रॉय ने कहा कि भैया जब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो नेचर में सिमेट्री होनी ही चाहिए, और नेचर की ये सिमेट्री यही कहती है कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो पार्टिकल को भी लाइट यानी कि वेव की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और उन्होंने एक चीज बोली कि भैया इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और इस चीज पर उनका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया। इस चीज पर लोगों ने कहा कि भैया डी ब्रॉय पागल हो चुके हैं, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। बट बाद में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। इस अजीब सी नई दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट दो टीम्स में बट गए। पहले हाइजेनबर्ग की टीम जो कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स को मानते थे, और दूसरे श्रोडिंगर की टीम जो कि वेव मैकेनिक्स को मानते थे। अब ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि एक बार तो हाइजेनबर्ग ने श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स को क्रैप कह दिया था, बट बाद में जाके ये पता चला कि दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं, बस भाषा अलग है दोनों की। लेकिन इन सबके बीच तुम लोगों को याद होगा कि आइंस्टाइन ने ही बोला था कि लाइट भी क्वांटाइज्ड है और फोटॉन्स में ट्रैवल करती है, और इस थ्योरी यानी कि जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को आइंस्टाइन, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स में से कहा जाता है इस थ्योरी के, उन्होंने इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया। जब बोहर्स ने बोला कि भैया रियलिटी तब तक रियल नहीं मानी जाएगी जब तक उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो आइंस्टाइन ने उस पे अपना एक फेमस स्टेटमेंट दिया कि भाई गॉड डज नॉट प्ले अ डाई, गॉड कोई भी डाई रोल करके पॉसिबिलिटीज पर नहीं खेल रहा है, और क्वांटम मैकेनिक्स पूरी थ्योरी ही पॉसिबिलिटीज और चांसेस पर बेस्ड है। हाइजेनबर्ग की थ्योरी याद है तुम लोगों को कि हम लोग किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पर मेजर नहीं कर सकते करेक्टली। आप लोग अगर पोजीशन मेजर करने जाओगे तो मोमेंटम में काफी ज्यादा एरर आ जाएगा, और अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करने जाओगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। तो अब इस अजीब सी थ्योरी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारी दुनिया में क्या क्या चेंजेस किए, क्या उसने सच में दुनिया बदल दी? जी हाँ, जिन चीजों की बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी, चलो उनका एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि भैया जिस फोन पे आप लोग बात कर रहे हो उस फोन को यूज करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर्स चाहिए, और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम की इनस्टेबिलिटी वाली जो मिस्ट्री थी उसको सॉल्व किया और बताया कि किस तरीके से एटम स्टेबल है, और उससे जन्म हुआ ट्रांजिस्टर्स का, जिससे आप अभी फोन चला पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स हैं, जो डाइपोल्स हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, जिसके कारण आज हम MRI मशीन्स यूज कर पाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर पाते हैं। उसके बाद हम जो GPS यूज करते हैं वो कैलिब्रेटेड है बहुत ज्यादा प्रिसाइजली, वो भी एटॉमिक क्लॉक्स के द्वारा, और ये एटॉमिक क्लॉक्स बेस्ड हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पर एनर्जी के पैकेट्स वाली थ्योरी को काफी ज्यादा यूज किया गया है। अब यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक्स में आइंस्टाइन की थ्योरी भी यूज होती है, बट उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कहाँ होता है? भाई सोलर पैनल्स तो हम लोग सब लोग यूज करते हैं ना, मोस्टली या तो गाड़ियों में यूज होता है, या आजकल तो सब लोग छतों पे यूज कर रहे हैं, अपने घरों पे यूज कर रहे हैं। नोएडा वाले लोगों से पूछो भाई, उन लोगों के सबके घरों पे सोलर पैनल्स आप लोगों को दिख ही जाएंगे। तो ये सोलर पैनल्स किस थ्योरी से आते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी से। LED लाइट्स, लेजर सर्जरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, हर टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न है वो अजीब सी क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी पर बेस्ड है। आज अगर हम लोग आपस में वायरलेसली बात कर पा रहे हैं वो भी क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से है, और आने वाले टाइम पे अगर हम एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करेंगे वो भी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में अगर आप लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो 2 पॉडकास्ट में आप लोगों को अपने रेकमेंड करूंगा। एक डॉक्टर अरुण के पति के साथ है और एक डॉक्टर उर्वशी सिन्हा के साथ है। ये 2 पॉडकास्ट आप लोग देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो होपफुली आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें समझ में आई होंगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी हिस्ट्री को यहाँ पर लाके आप लोगों के सामने रखूं, प्लस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया जाता है, एक्चुअल में इस थ्योरी का रेलेवेंस क्या है, और
और इस थ्योरी को आज हम लोग इतना ज्यादा भाव क्यों देते हैं, ये सारी बात आगे आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगा। कुछ 3 या 4 ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो, आप लोग अपनी सारी कहानियां बता सकते हो। प्लस कुछ इंडियन साइंटिस्ट अगर आप जानते हो जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया है तो कमेंट सेक्शन में उनके नाम भी बताना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर। और हाँ, सवाल पूछना बंद मत करना, सवाल पूछते रहो, अपने आप तुम्हें जवाब भी मिलते रहेंगे। अगर सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो कॉपी में लिख के रख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी तुम लोगों के लिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।